हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओआरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 49वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां से आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक सीरियल वाइज सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो आगे मैं बताऊँगा कि इसका पीडीएफ आप निःशुल्क कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। बताइए राइट है या रॉन्ग है। देखिए, इस तरह से जो है उत्तराखंड की ये सारी नदियाँ हैं, इस तरह से अलकनंदा नदी आती है और इधर से जो है भागीरथी नदी आती है। यहाँ पर जो है देवप्रयाग है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आकर के मिलती हैं और यहाँ से जो है इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। और आगे हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती हैं, तो याद रखिएगा, जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और देखिए यहाँ पर जो है रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी आकर के इस तरह से मिलती है। और ये जो मंदाकिनी नदी है, यहीं पर मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ है, ठीक है। और जो ये अलकनंदा है, यहाँ पर अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ है। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। तो देखिए, ये हो गया आपका जो है भागीरथी, ये हो गई अलकनंदा, ये यहाँ पर है आपका देवप्रयाग। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तो देखिए, ये है आपका रुद्रप्रयाग और ये आपकी जो है मंदाकिनी नदी है और ये अलकनंदा है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अलकनंदा नदी आ रही है, बह रही है, और यहाँ पर जो है बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ किसके तट पर है, अलकनंदा नदी के तट पर है। और मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा है, केदारनाथ है। देखिए, चौथा स्टेटमेंट है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में माना जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में नहीं माना जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा कितने पीठों का स्थापना किया गया था, 4 पीठ की स्थापना की गई थी, जिसमें से बद्रीनाथ जो है एक पीठ है और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य का समाधि स्थान है। तो केदारनाथ आदि शंकराचार्य की समाधि के लिए प्रसिद्ध है और बद्रीनाथ जो है ये जो पीठ स्थापित किया गया था उसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है आपका ए, 1, 2 और 3 सही है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस तरह से मैपिंग करके पढ़ेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। दिवाली के बाद आप लोगों का मैपिंग क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैपिंग में प्रॉब्लम होता है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आकर के मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल आदि जिले से होकर के बहती है। जो चमोली जिला है वहाँ का नगर पंचायत है बद्रीनाथ है, जो कि अलकनंदा के तट पर स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 पीठों की स्थापना की गई थी, जिसमें से बद्रीनाथ एक था। केदारनाथ जो है आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है और केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है,
मानस नदी किस नदी की उपनदी है, अर्थात मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है डी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए इस तरह से जो है पूर्वोत्तर भारत है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से पूर्वोत्तर भारत है। यहाँ पर जो है ये वाला क्षेत्र जो है तिब्बत है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इस तरह से जो है अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहीं से जो है मानस नदी आकर के इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। तो मानस नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट ए है, पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बताइए राइट है या रॉन्ग है, बिल्कुल राइट है। कारण आ रहा है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों से होकर के प्रवाहित होती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी पठार से होता है। पश्चिमी पठार से निकल करके पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं, अतः डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे ये देखिए इस तरह से आपका साउथ वाला एरिया है, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। तो यहाँ से जो नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं ये तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन यहाँ से जो नदियाँ सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो पूरब की तरफ नदियाँ बहती हैं वो तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पश्चिम घाट से होकर के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर के प्रवाहित होती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं, अतः डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्योंकि ये वाला क्षेत्र क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है और इधर वाला क्षेत्र कुछ मैदानी है, अतः यहाँ पर जो है जब नदियाँ बहती हैं तो मलबा यहाँ से लेकर के जाती हैं और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जब यहाँ से पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, तो यहाँ पर ये मलबे का संचालन नहीं कर पाती हैं, मलबा लेकर के नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो है मिलान करने वाला है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कोयला क्षेत्र है और इधर जो है राज्य है। चलिए देखते हैं, इसको मैच कराते हैं। देखिए राजमहल कहाँ पर स्थित है, राजमहल कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और विश्रामपुर कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है और रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ए का हो जाएगा 4, तो ए का कहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए राजमहल कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, विश्रामपुर कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पुराने तेल का भंडार कहाँ है। तो बताइए भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है डी, डिगबोई असम। चलिए देखते हैं। देखिए भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो बताइए जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, इस वजह से ये सबसे बेहतर होता है। चलिए देखते हैं। देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है। यहाँ पर स्वस्थानीय इन सीटू का मतलब क्या हुआ? देखिए जो जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है ना, ये दो तकनीकों के आधार पर किया जाता है। एक तो जो है स्वस्थानीय इन सीटू और एक जो है बाह्य स्थानीय अर्थात जो है एक्स सीटू है। देखिए स्वस्थान देख लेते हैं, जो इन सीटू है, तो जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान पर यदि संरक्षित किया जाता है तो उसे स्वस्थानीय कहा जाता है अर्थात इन सीटू कहा जाता है। और जीव जंतुओं को यदि उनके प्राकृतिक आवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे यक्ष सीटू कहते हैं। देखिए इसमें इसका उदाहरण है जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर और एक्वेरियम। चलिए देखते हैं। देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप यूपीपीसीएस आरओ के टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। क्यूज बैच भी चल रहा है जिसमें डेली आपको 40 क्यूज मिलेंगे और साथ ही साथ 6 नवंबर से फुल टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जो है संपर्क कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक यक्ष सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः उपयोग होती है? अर्थात जो क्रायो बैंक होते हैं जहां पर शुक्राणुओं का संरक्षण किया जाता है, जीन का संरक्षण किया जाता है, वहां पर कहा जा रहा है कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है संरक्षण के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, द्रवित नाइट्रोजन। द्रवित नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए यक्ष सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। और यदि प्राकृतिक आवास पर किया जाएगा तो उसे इन सीटू कहा जाता है। यक्ष सीटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं का संरक्षण किया जाता है, अंडों का संरक्षण किया जाता है, भ्रूणों का संरक्षण किया जाता है तथा अत्यंत कम ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में इनको संरक्षित किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का जो है गठन करेंगे। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में इसका उल्लेख किया गया है। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक में अनुच्छेद दिया गया है, एक में विषय दिया गया है, इसको मैच कराना है। चलिए मैच कराते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर राइट है। देखिए अनुच्छेद 40 किससे मैच होगा? तो अभी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है
और अनुच्छेद 41 में किसका प्रावधान किया गया है? तो काम करने के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 है, बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 है, सी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 142 में किया गया है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 दो क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है और राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।